लॉन्ड्रोमैट। कौन है लॉन्ड्रोमैट? आंकड़ों की बाजीगरी करने वाला है लॉन्ड्रोमैट, या समस्या पैदा करके समाधान की चौधराहट करने वाला है लॉन्ड्रोमैट? कौन कौन है लॉन्ड्रोमैट? आज इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि इंडिया इज अ लॉन्ड्रोमैट फॉर रशियन ऑयल, यानी रूस का कच्चा तेल भारत सस्ते में ले रहा है और रिफाइन करके मुनाफा कमा रहा है, और इस तरह से पैसा कमाकर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। असल में उन्हें रूस से तेल नहीं चाहिए, ये बस मुनाफा कमाने का धंधा है। रूस के लिए एक तरह का लॉन्ड्रीमैट, यही हकीकत है। नवारो ने धमकी दी है कि 27 अगस्त से जो टैरिफ डबल होकर 50% होने जा रहा है, उसमें अब कोई राहत नहीं मिलेगी। उधर खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी जमीन पे जाकर दुनिया को याद दिलाया है कि यही अमेरिका पहले भारत से कह रहा था कि रूसी तेल लो और मार्केट को स्टेबल रखो। We are not the biggest purchasers of Russian oil. That is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. यानी एक वक्त पर हम स्टेबलाइजर थे और अब लॉन्ड्रोमैट हो गए। इसके पीछे ट्रंप की क्या राजनीति है, आज समझेंगे। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। वो जुलाई 2024 का महीना था। उन दिनों ट्रंप के पास शेखी बघारने के लिए और कुछ भी बोल देने के लिए ओवल ऑफिस नहीं था। उनको चुनावी रैलियों से काम चलाना पड़ता था। अमेरिकी राष्ट्रपति का दफ्तर तब डेमोक्रेट्स के हवाले था और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। भारत अमेरिका के रिश्ते दिन ब दिन बेहतर हो रहे थे। उन दिनों यूरोप से अमेरिका की तगड़ी दोस्ती थी। यूक्रेन भी अमेरिका पे भरोसा कर सकता था। यूक्रेनी राष्ट्रपति तब अपने चुने हुए कपड़े पहनकर अमेरिका जा सकते थे। उन्हें थैंक यू शब्द के प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं थी। तब अमेरिका के सरकारी कर्मचारी सुखचैन से थे। यूनिवर्सिटीज में विदेशी बच्चे ख्वाब देख सकते थे, पढ़ाई पर ध्यान दे सकते थे। तब अमेरिका में सेंटर और स्टेट्स के बीच ताकत का उचित बंटवारा था और सड़कों पर सेना भी नहीं उतारनी पड़ती थी। कुल जमा बात यह कि अमेरिका में उन दिनों सूरज पूरब में उगता था और पश्चिम में ढल जाता था। उसी जुलाई महीने का एक दिन था, साफ धूप थी। उसी चौंधिया देने वाली रोशनी में एक जेल का गेट खुला और एक शख्स बाहर निकला। वो 4 महीने से अंदर था। ये शख्स ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनका सलाहकार हुआ करता था। जुर्म ये कि उसने अमेरिकी संसद की तौहीन की थी। तौहीन क्या? दरअसल ट्रंप अपने कार्यकाल के बाद अगला चुनाव हार गए थे। तब उनके समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पे हमला कर दिया था। इसी हमले की जांच में उस शख्स को गवाही देनी पड़ी थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। 4 महीने की सजा फिर भी मिल गई थी। जेल से बाहर आए कुछ ही घंटे बीते थे, वो शख्स एक मंच पे खड़ा हो गया। लोग तालियां बजा रहे थे, नारों की गूंज थी। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा था। मंच पर खड़े होकर उस शख्स ने कहा कि उन्होंने मुझे सजा दी, कैद किया, लेकिन झुका नहीं सके। ये ट्रंप के लिए वफादारी का इजहार था। उस शख्स को उसका इनाम भी मिल गया। अब वो शख्स ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर है। नाम है पीटर नवारो। उसके ड्राफ्ट किए गए दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रंप के दस्तखत से कानून बन चुके हैं। इनमें से एक भारत पर लगा टैरिफ भी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह सुन लेते हैं कि पीटर ने भारत के बारे में अब क्या कहा है। What is the net impact on the Americans? अमेरिका को क्या नुकसान है? सवाल यह है कि भारत के साथ हमारे व्यापार का अमेरिका पर क्या असर है। आइए देखते हैं। भारत हम पर ऊंचे ऊंचे टैरिफ लगाता है, महाराजा टैरिफ। ऊपर से ढेरों गैर टैरिफ रुकावटें भी हैं। नतीजा ये कि हमारे साथ उसका बड़ा व्यापार घाटा है और इसका सीधा नुकसान अमेरिकी मजदूरों और कंपनियों को झेलना पड़ रहा है। भारत हमसे जो पैसा कमाता है उसी से वो रूस से तेल खरीदता है, फिर उसे रिफाइन करके और ज्यादा मुनाफा कमाता है। भारत अपने रोल को मानना ही नहीं चाहता। ऊपर से वो शी जिनपिंग के और करीब जा रहा है। बात यह है कि भारत को सच में तेल नहीं चाहिए। ये सब सिर्फ मुनाफा कमाने और क्रेमलिन का लॉन्ड्री मैट बनने का स्कीम है। क्या आपको पीटर की बातें बेतुकी और बेसिर पैर की लग रही हैं? तो आप बिल्कुल भी ऑड वन आउट नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं?
ट्रंप के पहले कार्यकाल में पीटर को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। व्यापार को लेकर उनकी एक थियरी थी। उनका कहना था कि अमेरिका को सारा नुकसान ग्लोबलाइजेशन और चाइना की धांधली से हो रहा है। इकोनॉमी के बड़े बड़े धुरंधरों को यह बात रास नहीं आ रही थी, समझ आती तो वो भी अलग बात थी। वो इस थियरी का मजाक उड़ाते थे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि सबके सब पीटर के खिलाफ थे, लेकिन ट्रंप के दिल में कहीं ना कहीं एक शक व शुबा पहले से बैठा हुआ था। वो कुछ मीटिंग्स में अचानक सवाल करते, वेयर इज माय पीटर? ट्रंप ये सवाल ना पूछ पाते अगर दुनिया के नक्शे पर चीन ना होता। ऐसा क्यों? दरअसल पीटर एक वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। 1996 में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में स्पीच भी दे चुके थे। उन दिनों पीटर दुनिया के साथ साथ चलते थे, अपनी किताबों में फ्री ट्रेड की वकालत करते थे। लेकिन फिर साल आया 2001। इस बरस चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की सदस्यता ली और अब पीटर को लगने लगा कि अमेरिका के मजदूरों की नौकरियां उसी दिन से गिरवी रख दी गई। चीन ने उनकी नींद उड़ा दी। उनकी पूरी थ्योरी चीन के इर्द गिर्द ही रूप लेने लगी। 2011 में उन्होंने डेथ बाई चाइना नाम की किताब लिख मारी। फिर 2012 में उसी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। ये दोनों ही नवारों की पहचान बनते गए। अमेरिका में वो सबसे मुखर चीन विरोधी आवाजों में गिने जाने लगे। उनको राष्ट्रवादी तबकों से तारीफ मिली। नवारों के पास इकोनॉमिक्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की PhD डिग्री थी। उन्होंने जनता से जुड़ने वाले लेखन और मीडिया डिबेट्स में अपनी जगह बनाई। यहां से उनकी पहचान बनी, लेकिन अकादमिक हलकों में उनकी आलोचना ही होती रही। लंबे वक्त तक उनकी सोच हाशिए पर जाकर टिक जाती थी। मगर 2016 का साल आया, सब बदल गया। इस बरस ट्रंप प्रेसिडेंट चुनाव जीत गए। नवारों को उनकी टीम में जगह मिली। कहानी दिलचस्प है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की नजर अमेज़न की एक किताब पर पड़ी। अमेज़न पर बिक रही एक किताब पर पड़ी। नाम था डेथ बाई चाइना। किताब ने कुशनर को चौंकाया। उन्होंने नवारों से संपर्क किया जो लिखे थे इस किताब को, और उन्हें ट्रंप कैंपेन में बुला लिया। लेकिन पहले कार्यकाल में उनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। संतुलित और नरम रुख वाले अफसरों से उनकी पट्टी नहीं थी। एक बार मई 2018 में चीन की एक सरकारी इमारत के लॉन में एक सीनियर अफसर से खुलेआम झगड़ गए। उसी बरस नवारों ने एक बयान दिया जो आज तक उनके नाम के साथ नत्थी है। जून 2018 में कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इस पर नवारों ने कहा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए जहन्नुम में खास जगह है। जहन्नुम में जगह है हर उस लीडर के लिए जो राष्ट्रपति ट्रंप से बुरी नीयत से कूटनीति करे और पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करे। सारी PhD धरी की धरी रह गई यहां पे इस बयानबाजी में। बहरहाल नवारों ने अपने बयान के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन उनकी पहचान पक्की हो गई। अब आप कहेंगे भारत वाली बात करो, लेकिन हम आपको एक और वाकया बताते हैं इतिहास से। उसके बाद वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में नवारों की भारत पर झल्लाहट को समझने के लिए नवारों की फैक्ट्स को लेकर यानी तथ्यों को लेकर प्रतिबद्धता समझनी होगी। समझना होगा कि वो अपने तथ्यों का कितना बाकमाल इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सिर्फ एक मिसाल काफी है। हमने आपको बताया था कि नवारों किताबें भी लिखते थे। उनकी किताबों में एक अर्थशास्त्री का जिक्र आता था। उस अर्थशास्त्री का नाम नवारों अपने तथ्यों के बैकअप के लिए देते थे, यानी फलाने ने कहा है कि ऐसा ऐसा होता है वैसा। उस शख्स का नाम था रॉन वारा। नवारों अक्सर अपनी किताबों में इस नाम का हवाला देते कि रॉन वारा के हवाले से मानो कोई स्वतंत्र स्रोत उन्हें सत्यापित कर रहा हो। बताया जाता था कि रॉन वारा हार्वर्ड से पढ़ा हुआ एक धांसू इकोनॉमिस्ट है और चीन का सबसे बड़ा आलोचक है। लेकिन बाद में पता चला कि यह धोखा था। रॉन वारा कोई असल आदमी नहीं था। वो नवारों की बनाई हुई एक नकली पहचान थी, नकली शख्सियत थी। हकीकत ये थी कि रॉन वारा शब्द दरअसल नवारो शब्द का ही एनाग्राम था, यानी नवारो शब्द को इधर उधर करके उलट पलट दीजिए तो ये नाम बन जाएगा। नवारों ने कबूल भी किया है कि ये किरदार गढ़ा गया था और सफाई दी कि ये बस एक मजाहिया लिटरेरी डिवाइस थी, साहित्यिक औजार। लेकिन आलोचकों की नज़र में ये मजाक नहीं बल्कि छल था। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इसे निशाना बनाया और नवारों की साख पर और चोट की थी। तथ्यों को लेकर इतने सतर्क रहने वाले या कम से कम दावा करने वाले नवारो आज भारत के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। बकौल एलन मस्क नवारो वाकई एक बेवकूफ़ हैं और ईंटों की बोरी से भी कम अक्ल रखते हैं। नवारों के इल्ज़ाम का सबसे बड़ा आधार ये दावा है कि भारत रूस का लॉन्ड्री हाउस बन गया है। वो कहते हैं कि 2022 से पहले भारत ने रूस से लगभग तेल खरीदा ही नहीं है, लेकिन हमले के बाद अचानक अपने इंपोर्ट का 30 से 35% हिस्सा रूस से उठाने लगा है। नवारो इसे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बल्कि मुनाफाखोरी की साजिश बताते हैं और इशारा करते हैं कि भारत इस काम में अकेला है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। मगर असली आंकड़े एकदम अलग तस्वीर दिखाते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर
CRA। इसके डेटा के मुताबिक दिसंबर 2022 से जुलाई 2025 तक रूस के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं है बल्कि चीन है। कुल एक्सपोर्ट का 47% हिस्सा अकेले चीन ने खरीदा। भारत दूसरा रहा 38% पे। नवारो का जो ढोंग है वो और साफ झलकता है जब बात रूस के बाकी एक्सपोर्ट्स की आती है। रूस पर बढ़ चढ़कर पाबंदियां लगाने वाला यूरोपियन यूनियन आज भी रूस का सबसे बड़ा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का खरीदार है। रूस की कुल LNG एक्सपोर्ट का 51% हिस्सा EU को जाता है। पाइपलाइन गैस में भी EU ही सबसे ऊपर है, 36 से 37% हिस्सा उसे जाता है। नाटो सैन्य संगठन के अहम मुल्क हंगरी, फ्रांस, बेल्जियम आज भी पुराने पाइपलाइन फ्लो के सहारे रूसी ईंधन खरीदते जा रहे हैं। इसके बावजूद 50% टैरिफ सिर्फ भारत पे लगा है। ट्रंप नवारो ने मतलब इस दुकड़ी ने चीन पर वैसा सेकेंडरी टैरिफ लगाने से परहेज किया है। वजह यही कि चीन की आर्थिक पकड़ अमेरिका पे भारी है। ट्रंप चीन से लड़ झगड़ के हार भी मान चुके हैं। एक समय था कि चीन पर अमेरिका का टैरिफ 145% तक पहुंच गया था, लेकिन ट्रंप ने युद्ध विराम कर लिया और अब चीन पर टैरिफ सिर्फ 30% है। इससे भी बड़ी विडंबना है एक और, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के फैसले के बाद अपने जवाब में लिखा था और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 अगस्त को रूस पहुंचकर दुनिया के सामने इसे दोहराया भी। रूसी जमीन पर पहुंचकर वह अमेरिका के दोहरे रवैया का पर्दाफाश किया। जयशंकर ने कहा कि बरसों तक अमेरिका ही भारत को समझाता रहा कि रूस से तेल लो ताकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे और दाम काबू में रहें, और आज वही अमेरिका पलट कर भारत को उसी काम के लिए सजा दे रहा है। इसी कड़ी में एक सिलसिला देखिए। नवंबर 2022 में अमेरिकी फाइनेंस सेक्रेटरी जेनेट येलन ने कहा था कि भारत चाहे तो रूसी तेल G7 प्राइस कैप से भी ऊपर खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। वजह यह थी कि दुनिया के ऊर्जा बाजार को स्थिर रखा जाए। फरवरी 2024 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी रिसोर्सेज जेफरी पायट ने बयान दिया कि भारत ने जब डिस्काउंटेड रूसी तेल खरीदा तो इससे दो फायदे हुए। पहला, भारत की घरेलू जरूरतें पूरी हुई और दूसरा, ग्लोबल एनर्जी मार्केट भी बैलेंस में रहा। मई 2024 दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसडर एरिक गार्सेटी ने तो कहा कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि हमें ही चाहिए था कि कोई तो खरीदे ताकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ें नहीं। यानी अमेरिका के अपने ही बड़े अफसर मान रहे थे कि भारत का रूसी तेल खरीदना समस्या नहीं बल्कि उसका हल था। नवारो की दूसरी दलील ये है कि भारत ने हमेशा अमेरिका को शिकार बनाया है। उनके मुताबिक भारत के महाराजा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ने अमेरिकी कंपनियों को लहूलुहान किया है। इसलिए अब अमेरिका ने रेसिप्रोकल यानी बराबरी का टैक्स लगा दिया है ताकि खेल का मैदान बराबर हो उनके हिसाब से। इस कहानी में अमेरिका को एक मासूम फ्री ट्रेड का चैंपियन बताया जाता है जो अपना बाजार खुला रखता है और भारत जैसे प्रोटेक्शनिस्ट मुल्क उसे लूटते हैं। ऐसा अमेरिका का सोचना है, लेकिन ये बयानबाजी असलियत से तो कोसों दूर है ना। आंकड़े देखिए, खुद यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत का औसत टैरिफ रेट 17% है। ये विकसित देशों से ज्यादा जरूर है, लेकिन WTO डेटा के मुताबिक अमेरिका से आने वाले सामान पर भारत के टैरिफ का असली औसत तो सिर्फ 6.2% है। फिर इस चश्मे से आप अमेरिका का 50% टैरिफ देखें तो कैसा लगेगा। अगर रूस यूक्रेन जंग वाले 25% छोड़ भी दें तब भी बाकी बचा हुआ जो 25% है जो बाद में लगा है वो कहीं ज्यादा है इससे ना। रेसिप्रोकल कहना यहाँ सरासर झूठ है। अमेरिका की कैटो इंस्टीट्यूट की तफसीलवार रिपोर्ट ने दिखाया है कि जिन देशों पर अमेरिका ने नया रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उनमें से 80% केस में अमेरिका का टैरिफ उन देशों के औसत टैरिफ से कहीं ज्यादा है। सबसे अजीब मिसाल स्विट्जरलैंड की है जहां अमेरिकी सामान पर महज 0.2% औसत टैक्स है, लेकिन ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% का टैरिफ लगाया है। कहां से रेसिप्रोकल हो गया मालिक। अब जरा इतिहास देखिए, अमेरिका की पूरी औद्योगिक ताकत संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म पे खड़ी हुई है। 1789 में उसने टैरिफ लगाया जिसे उसने अपने नए नवेले उद्योगों को बचाने के लिए लाया था। साल 1930 में अमेरिका के स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट ने दुनिया भर में बवाल मचा दिया। ग्रेट डिप्रेशन के लिए इसे भी जिम्मेदार माना जाता है। हमने इसके बारे में दुनियादारी में विस्तार से बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। अब नवारो भारत के नॉन टैरिफ बैरियर्स NTBs का भी रोना रोते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि आधुनिक व्यापार की यही हकीकत है। अमेरिका खुद इस खेल का उस्ताद है। उसके पास अपने NTBs की लंबी लिस्ट है। यूरोपियन यूनियन का हाल तो और भी सख्त है। उनके यहां ज्यादा सेक्टर्स में NTBs लागू हैं, लेकिन EU पर 50% का टैरिफ नहीं ठोका गया। काहे ट्रंप, काहे किए ऐसे?
अब नवारो भारत के रूसी तेल खरीदने के पीछे के तर्क को पूरी तरह से नकार देते हैं। कहते हैं कि भारत को तेल की जरूरत ही नहीं है, ये तो बस मुनाफाखोरी का खेल है। ये दलील बुनियादी सच्चाई को नजरअंदाज करती है। इतनी बड़ी आबादी वाली एक डेवलपिंग कंट्री ही अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का ख्याल क्यों न रखे? हम इस सस्ते तेल को ठुकराकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारें? भारत के विदेश मंत्रालय ने बार बार साफ किया है कि ये हमारे 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा और दामों को काबू में रखने की कोशिश है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है और कच्चे तेल की कीमतें हमेशा उथल पुथल मचाती हैं। जरा सा इजाफा भारत के सालाना इंपोर्ट बिल में बड़ा हेरफेर कर देगा। ऐसे में सस्ते रूसी कच्चे तेल को ठुकराना बेवकूफ़ी भरा फैसला होगा, जाहिर है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को यह डेटा भी देखना चाहिए। उनका और उनकी टीम का इल्ज़ाम है कि भारत यूक्रेन की जंग को जो है वो लंबा खींच रहा है, भारत खींच रहा है। पर जैसे ही आप इस दावे को अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास के आगे रखेंगे, ये इल्ज़ाम पाखंड की एक मिसाल के अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा। सच्चाई ये है कि पिछले 70 सालों से अमेरिका ने न सिर्फ जंग को लंबा खींचा बल्कि उन्हें शुरू भी किया, फंड भी किया और दुनिया भर में अपने मन मुताबिक उनका संचालन भी किया है। इस हस्तक्षेप का पैमाना ही हैरान कर देने वाला है। मिलिट्री इंटरवेंशन प्रोजेक्ट के डेटा के अनुसार 1776 से 2023 तक अमेरिका ने लगभग 400 सैन्य हस्तक्षेप किए, जिनमें से आधे 1950 के बाद हुए और 1/4 से ज़्यादा तो शीत युद्ध के खत्म होने के बाद। इस पैटर्न को समझने के लिए बस एक मिसाल ही काफ़ी है, 1953 का ईरान। यहाँ से आधुनिक दुनिया में अमेरिकी हस्तक्षेप की पटकथा शुरू की गई। दरअसल इस वक्त ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे पश्चिमी देशों का ईरानी तेल पे कब्जा जो था वो डगमगाने लगा। तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर ऑपरेशन एजैक्स चलाया। तख्ता पलट की साजिश रची गई और यह प्लान सफल हुआ। मुसद्दिक जेल में डाले गए और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पश्चिमी आशीर्वाद से सत्ता दी गई। तुरंत असर यह हुआ कि तेल का राष्ट्रीयकरण पलट दिया गया और पश्चिमी कंपनियों के लिए ईरानी तेल की गारंटी दी गई। लेकिन आने वाले वर्षों में अमेरिका की इस करतूत की कीमत कहीं ज्यादा भयावह थी। शाह के दौर में एक कुख्यात खुफिया पुलिस सवाक शुरू की गई। इसने आम लोगों का जीवन बेहाल कर दिया। इसको अमेरिका में ट्रेनिंग मिली, ईरानी जनता में गुस्सा जमा हो गया। 26 साल बाद 1979 की इस्लामी क्रांति में यह गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त ईरान उसका सबसे कट्टर दुश्मन बन गया और ये दुश्मनी आज तक अमेरिका को सताती है। एक और मिसाल देखिए, ईरान के 20 साल बाद वही पुराना खेल लैटिन अमेरिका में दोहराया गया। इस बार निशाने पर था चिली। 1970 में जब साल्वाडोर अयेंदे एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया समाजवादी नेता राष्ट्रपति बना तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। उस वक्त अयेंदे ने चिली की तांबे की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। तांबा उस दौर में चिली की रीढ़ था और उस उद्योग पर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उस वक्त आदेश दिया, मेक द इकोनॉमी स्क्रीम, यानी चिली की अर्थव्यवस्था का गला घोंट दो। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर दबाव डालकर चिली के लिए कर्ज और क्रेडिट बंद करवा दिए गए। CIA ने विपक्षी मीडिया और राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों डॉलर पहुंचाए ताकि सड़क पर अस्थिरता फैलाई जा सके। इस दौरान वॉशिंगटन को पता था कि चिली की सेना तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने 11 सितंबर 1973 के अंतिम सैन्य तख्ता पलट में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया, मगर जिस माहौल ने जनरल ऑगस्टो पिनोचे को सत्ता तक पहुंचाया उसकी नींव अमेरिका ने ही रखी थी। तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने पिनोचे की तानाशाही सरकार को तुरंत मान्यता दे दी। हथियार, आर्थिक मदद और कूटनीतिक समर्थन सब कुछ दिया गया। एक और मिसाल देखिए, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई शुरू की। उसके खिलाफ अमेरिका ने 10 साल तक अरबों डॉलर और हजारों टन हथियार अफगान मुजाहिदीन के हवाले किए। फिर 1989 तक सोवियत संघ पीछे हट गया। जब सोवियत पीछे हटे तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया। पूरा देश एक भयानक गृह युद्ध में डूब गया और उसी अराजकता ने एक गुट विजेता बनाकर सामने रखा, तालिबान। वही तालिबान जिसने आगे चलकर अलकायदा को पनाह दी और फिर 11 सितंबर 2001 का दिन आपको याद ही है। बाकी आप तो दुनियादारी के दर्शक हैं, आप समझ सकते हैं कि हमने अब तक सिर्फ 20वीं सदी की मिसालें दी हैं। इराक की बात अब तक नहीं हुई है, कभी और करेंगे। आपने देखा कि भारत के खिलाफ ट्रंप और पीटर नवारो के दावे उनके ही चुने हुए आंकड़ों पर टिके हैं, जबकि इन दावों को ठोस और परखे हुए तथ्यों के सामने रखेंगे तब असलियत समझ में आएगी कि ये नवारो की किताब के एक्सपर्ट की तरह काल्पनिक है। अब सुर्खियों का रुख करते हैं।
बात ट्रंप की हो रही है तो ट्रंप प्रशासन के एक फैसले की करते हैं। 21 अगस्त को अमेरिकी सरकार ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसकी जानकारी दी। यह फैसला भारतीय ड्राइवर हरजिंदर सिंह का केस सामने आने के बाद लिया गया है। पंजाब के रहने वाले हरजिंदर सिंह ने 13 अगस्त को ट्रक चलाते वक्त एक गलत यू टर्न ले लिया। उसी समय सामने से आ रही मिनी वैन ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसे में 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि 28 साल का हरजिंदर अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा था। इस दुर्घटना के बाद अमेरिका की दोनों पार्टियों, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में प्रवासी ड्राइवरों के वीजा पे बहस छिड़ी हुई है। ट्रंप प्रशासन ने हादसे के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं गेविन न्यूसम के ऑफिस ने भी ट्रंप प्रशासन को इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप की संघीय सरकार ने ही हरजिंदर सिंह को वर्क परमिट जारी किया था और कैलिफोर्निया ने तो उसके प्रत्यर्पण में सहयोग किया है। इन्हीं सब बवाल के बाद अब ट्रक ड्राइवरों के वीजा पर यह फैसला सामने आया है। 2021 के एक डेटा के मुताबिक अमेरिका में विदेशी मूल के ट्रकिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की संख्या 7,20,000 तक पहुंच चुकी है। इनमें 1.5 लाख के करीब ड्राइवर पंजाब से जाते हैं। विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या की वजह ट्रक ड्राइवरों की मांग है। इस साल की शुरुआत में वित्तीय कंपनी ऑल्टलाइन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में 24,000 ट्रक ड्राइवरों की अभी भी कमी है। अब अगली खबर पर बढ़ने से पहले ये तस्वीरें देखिए। गजा के चैरिटी किचन के बाहर बर्तन लिए खाना मांगते बच्चे, अलग अलग देशों की तरफ से पहुंचाए गए ज़रूरी सामान और आटे की गीली बोरियों के लिए भागते फिलिस्तीनी। इजरायली मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच गजा में भूखमरी से हालात बेहद खराब हैं। 22 महीनों से जारी हमलों की वजह से फसलें और खेती की ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। हालात इतने ख़राब हैं कि अब यूएन के ग्लोबल हंगर मॉनिटरिंग बॉडी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी ने गजा में अकाल घोषित करने का फैसला किया है। आईपीसी ने जुलाई में चेतावनी दी थी कि गजा पट्टी के कुछ हिस्से में अकाल आना तय है, लेकिन तब औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन मिडिल ईस्ट में भूखमरी जैसे हालात तो कई बार बन चुके हैं। ऐसे में अकाल घोषित करने के पैमाने क्या होते हैं? द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी क्षेत्र में अकाल घोषित करने के लिए आईपीसी के कुछ पैरामीटर हैं। हर 5 में से 1 परिवार के पास खाना बहुत कम न के बराबर बचा हो, हर 10 में से 3 बच्चे बुरी तरह से कुपोषित हों, हर दिन 10,000 लोगों में से कम 2 लोग भूख से मर रहे हों। अब एक और रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं। इजरायली सैन्य इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इजराइल की कार्रवाई में मारे गए हर 6 फिलिस्तीनियों में से 5 आम नागरिक थे। ब्रिटिश मीडिया, द गार्डियन, इजरायली फिलिस्तीनी पब्लिकेशन की मैगजीन और हिब्रू भाषा के एक लोकल आउटलेट ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर आंकड़े जारी किए हैं। इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, हम पॉइंट्स में जानते हैं। मई 2025 तक 8900 हमास और पीआईजे लड़ाके मारे गए। इसका सोर्स है इजरायली इंटेलिजेंस। इस दौरान कुल 53,000 फलस्तीनी मारे गए थे, जिसमें लड़ाके और नागरिक दोनों शामिल हैं। जिसका सोर्स है स्वास्थ्य मंत्रालय गजा। मारे गए फिलिस्तीनियों में सिर्फ 17% लड़ाके और बाकी 83% आम नागरिक थे। एक्सपर्ट्स ने कहा कि पिछली कुछ जंग के आंकड़ों को देखा जाए तो ये रेशियो सबसे ज्यादा है। यानी अब इजराइल सेना की रिपोर्ट भी सिविलियन किलिंग्स की बात स्वीकार कर रही है। अगली सुर्खी श्रीलंका की राजनीति से जुड़ी हुई है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का इल्जाम है। पूरा मामला साल 2023 के लंदन दौरे से जुड़ा है। तब रानिल राष्ट्रपति रहते अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह में शामिल होने गए थे। हालांकि उस दौरान वो G77 शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, लेकिन पुलिस का आरोप है कि इस पूरे ट्रिप में सरकारी पैसे का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया गया था। रानिल का कहना है कि उनकी पत्नी का खर्च उन्होंने खुद उठाया था, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक उनके पर्सनल बॉडीगार्ड तक की सैलरी सरकारी फंड से दी गई थी। आज के दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।